पेश है बॉलिंग पर बनी अब तक की सबसे बड़ी और डीप साइंटिफिक वीडियो। ये बॉल्स बनाई कैसे जाती हैं, थ्रो करने का सही तरीका क्या है, मैक्सिमम स्ट्राइक्स कैसे पाएं, लेंस कैसे ऑयल की जाती हैं, बॉलिंग में प्रो कैसे बना जाए और कैसे ये स्पोर्ट हजारों सालों से समय के साथ बदलता आ रहा है। ये है यूएस में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले स्पोर्ट बॉलिंग की साइंस। इस थ्रो ने तो मुझे चौंका दिया। सही बता रहा हूँ, मैं आपसे ज्यादा हैरान हूँ। ये बॉल्स अंदर से कैसी होती हैं? मैंने यही जानने के लिए क्रिएटिव इलेक्ट्रॉन से बॉल का 3D एक्सरे स्कैन करवाया और देखिए ये रहा रिजल्ट। ये आखिर है क्या? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे हमेशा लगता था कि ये बॉल्स परफेक्ट सॉलिड होती हैं, पर यहाँ देखिए इसमें कुछ और है। ये सिमेट्रिक नहीं है। इसका ओवरऑल वेट तक सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है। पर ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन मुझे दुनिया में मौजूद ऐसी बॉल्स बनाने वाली सिर्फ 11 कंपनीज में से एक स्टॉर्म बॉलिंग ले गया। हम बॉलिंग बॉल बनाने की शुरुआत हमेशा सेंटर से करते हैं। बॉल का सेंटर में वेट ब्लॉक होता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एसिमेट्रिकल वेट ब्लॉक है। अगर इसके एक्स, वाई और जी एक्सिस की बात करें तो ये अलग तरह का शेप है। इन वेट ब्लॉक्स को एक हल्के ग्लास के होल्स वाले एक छोटे बर्तन के अंदर रखा जाता है। ओह, ये तो बिल्कुल सिल्क के जैसा है। मैंने इतनी सॉफ्ट चीज कभी टच नहीं की। ये बताएं कि इस कोर और मटेरियल की डेंसिटी में कितना फर्क होगा? ये सिग्निफिकेंट है। वेट ब्लॉक की डेंसिटी मेन कोर से 2.5 से 3 टाइम्स ज्यादा हो सकती है। अगर आप इस कोर को देखें तो इस पर 960 लिखा है, मतलब इसका वेट 9.60 पाउंड्स है। और इसके ठीक नीचे 03 लिखा है। ये इस बात की जानकारी देता है कि ये किस टाइप का वेट ब्लॉक है। यहाँ पर क्या होता है? ये हमारा यूरेथीन एरिया है। यहाँ कई टैंक्स हैं जो असेंबली लाइन पर आए मोल्ड्स को फिल करते हैं। फिर हम इसे एक पोरिंग मटेरियल से कवर कर देते हैं। अब ये बहुत हीट हो जाते हैं तो एक रिएक्शन होती है यहाँ। ये बस कुछ मिनटों का खेल है। ये आप वहां देखिए, वो उन कोरस के टॉप पर पिन मटेरियल डाल रही है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ इन बॉल्स के लिए ये ऑरेंज कलर का एक मटेरियल है। वो एक्चुअली उन होल्स को प्लग मटेरियल से फिल कर रही है। यहाँ इस लेन पर मोल्ड से निकली बॉल्स आती है और हम उन्हें 2000 रोटेशंस पर मिनट से घुमाते हैं। यहाँ टॉप पर एक फ्री मूवेबल ब्लेड श्योर करता है कि बॉल परफेक्ट राउंड ही बने। ये इरेगुलरिटीज को खत्म कर देता है। क्योंकि बॉल सिमेट्रिक नहीं होती, इसलिए उनकी एक साइड ज्यादा भारी होती है। यहाँ 4-5 एयर पंप्स इसे कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उठाए रखते हैं। एयर फ्लो बंद होने पर ये बॉल्स फ्रीली सेटल हो जाती है। फिर एक निडल से इसे नीचे से हिट किया जाता है और हमें इससे सरफेस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट पता चलता है। लेन से बाहर आने पर ये अभी भी काफी पोरस और रफ होती है। इनका कलर तो अभी भी काफी फीका होता है। यहाँ इस पॉइंट पर बॉल और लेन के बीच काफी फ्रिक्शन है, तो इससे आगे इन्हें स्मूथ ही किया जाता है। बस ये देखना होता है कि डिजायर्ड फिनिशिंग के लिए और कितनी स्मूथनेस चाहिए। पर यूज में लाने से पहले इनमें ग्रिप होल्स किए जाते हैं बॉलर के खेलने के अनुसार। आप यहाँ एक दिन में कितने बॉल्स बना लेते हैं? हम हर दिन लगभग 3000 से ज्यादा बॉल्स बनाते हैं। वो सब यहाँ इस प्लांट से बनकर निकलती है। वाह, शानदार। ये देखिए, मुझे मिला बॉलिंग बॉल पर क्लिक बेट। अपनी आंखों पर आपको यकीन नहीं होगा, दिमाग चकराने वाले टर्न्स। हाँ, सही में? तो प्रोडक्ट्स ऐसे बेचे जाते हैं? हाँ, ऐसे ही। पर ये इतनी साइंटिफिकली कब से बनाई जा रही है? बॉलिंग एक एंशिएंट गेम है। इसके कई सबूत भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट की टॉम्ब्स पर बनी हुई लगभग 7000 साल पुरानी वॉल पेंटिंग्स पर बॉलिंग जैसे स्पोर्ट्स देखे हैं। जर्मनी में बॉलिंग एक रिलीजियस रिचुअल की तरह खेला जाता था। यहाँ पिन्स प्लेयर के सिंस रिप्रेजेंट करती थीं। अगर आप सारे पिन्स गिरा देते तो आप एक अच्छे क्रिश्चियन मान लिए जाते। मार्टिन लूथर खुद एक बॉलिंग लवर थे। उन्होंने गेम में 9 पिन्स को यूज करना ऑफिशियल बना दिया, पर जब ये गेम अमेरिका पहुंचा तो 9 पिन बॉलिंग बैन कर दिया क्योंकि ये गैम्बलिंग प्रमोट करता था। अब यहाँ एक लीजेंड सामने आए लॉ से बचने के लिए 10 पिन्स के साथ और इसे एक नए गेम की तरह पेश किया। आज भी यूएस में सिर्फ मैक्सिको में 9 पिन बॉलिंग खेली जाती है क्योंकि यहाँ उसे बैन करने के बजाय उसके खेलने पर टैक्स लगा दिया गया था।
बॉलिंग लेंस लगभग 3 to 3.5 मीटर्स वाइड और 60 फीट लॉन्ग होती हैं। यहाँ हम इम्पार्शियल यूनिट्स यूज कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इसी यूनिट में बनाया जाता है। लेंस 39 पतली बॉर्डर से बनी हुई होती हैं, जिसे बॉलर्स एक रेफरेंस की तरह यूज करते हैं खेलते वक्त। पहले इन्हें पाइनवुड से बनाया जाता था, पर आजकल ज्यादातर लेंस सिंथेटिक मटेरियल से बनाई जाती हैं। ये छोटे छोटे मेलामाइन रेजिन से कवर्ड पार्टिकल्स होते हैं। एक मैच में हर 2 थ्रो के बाद पिंस को दोबारा लगाया जाता है और ऐसा 10 बार किया जाता है। इन्हें फ्रेम्स कहते हैं। यहाँ हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 190 हो सकता है। अगर आप सारी बॉल्स एक ही थ्रो में नहीं गिराते, मतलब स्ट्राइक नहीं मारते, पर स्ट्राइक लगाने पर नेक्स्ट 2 थ्रोज के पॉइंट्स 2 बार काउंट किए जाते हैं और यहाँ मैक्सिमम स्कोर 300 हो जाता है। अगर आप मेरी तरह सोचते हैं तो हमारे लिए थ्रो जितना सीधा बीच से जाए और ज्यादा से ज्यादा पिंस गिराए, वही एक बढ़िया थ्रो होगा। क्या आप मुझे कुछ टिप्स देंगे प्लीज? लेब्रॉन की बॉलिंग देखिए मैंने, ये उससे तो वो बुरा नहीं काफी है। फनी थ्रो था। ये देखिए, मैं नॉर्मली ऐसे ही खेलता हूँ, मेरे लिए ये एक परफेक्ट शॉट है, मैं खुश हूँ इससे। पर पीट वेबर और क्रिस बार्न्स जैसे चैंपियंस के लिए ये परफेक्ट गेम है। इससे काम नहीं बनेगा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझसे बेहतर खेलते हैं। ये उसने कर दिया। ये क्या लगता है, कौन हूं मैं, किससे पाला पड़ा है? ये अपन चढ़ा इधर। सीधे बीच वाली बॉल्स पर निशाना लगाना अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सारे पिंस गिरने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। इससे या तो सिर्फ बीच वाली बॉल्स गिरेंगी या बॉल शुरुआती पिंस से डिफ्लेक्ट होकर साइड में चली जाएगी। सारी बॉल्स तभी गिरती हैं जब बॉल के सेंटर से मिड पिन को एक ही साइड पर हिट किया जाए, मतलब 17.5 बोर्ड से। ऐसा करने पर बॉल पहले 1, 3, 5, 9 पिंस को गिरा देती है, जो आगे जाकर बाकी पिंस को गिराएगी। बॉल पहले फर्स्ट पिन से हिट करती है, फिर 3 को, फिर उसके पीछे 5 को और फिर लास्ट में 9 को। हाँ, पर पिंस हमेशा ऐसे नहीं गिरती, फिर भी इनकी कर्व्ड शेप्स की वजह से ये आसानी से गिर जाती हैं। मिस तो नहीं किया ना आपने, यही तो देखना चाहते थे ना। पर एक स्ट्राइक के 90% से ज्यादा चांसेस करने के लिए बॉल के सेंटर से ऐसे हिट करना होता है कि बॉल आधा बोर्ड जितनी भी इधर उधर ना हो। 60 फीट दूर टारगेट पर एक कॉइन जितने एरिया पर हिट करना कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली एक ही फ्लो में। लकीली यहाँ एक आसान तरीका भी है। अगर आप पिंस को यहाँ बिल्कुल सामने से देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बीच वाली और उसके ठीक बगल वाली पिन में काफी कम गैप है। पर अगर बॉल कर्व में जाती है तो अब यहाँ हिट के लिए ज्यादा स्पेस उपलब्ध है। अगर आप सीधे की जगह 6 डिग्री एंगल पर हिट करें तो सारी बॉल्स आसानी से गिर जाएंगी। इतने प्रिसीजन करने में गलती हो सकती है क्योंकि बॉल 17 से 18.5 बोर्ड कहीं से भी आ सकती है, पर इतना करने से स्ट्राइक के चांसेस 90% से ज्यादा हो जाते हैं। अब भले ही 6 डिग्री ज्यादा ना लगे, पर इतने एंगल पर हिट करना काफी मुश्किल होता है। अगर आप सीधे 6 डिग्री का एंगल बनाकर बॉल को हिट करना चाहेंगे तो आपको दूसरी लेन के थर्ड बोर्ड से हिट करना होगा, पर लेन्स के बीच का गैप आपको ऐसा करने नहीं देगा। आप ऐसे थ्रो नहीं कर सकते। तो अब ऐसे में क्या करें? आपको करना यह होगा कि आपको अपनी ही लेन में कर्व में बॉल को थ्रो करना होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा किया है। क्या ये क्या ये मुश्किल है? वेल, अगर आप बॉल को ऐसे अपने हाथ से नीचे रखकर घुमा कर फेंकें। हाँ, बॉलर्स आजकल इसी तरीके से खेलने लगे हैं। ये तरीका खेल का हिस्सा बना एक्सीडेंटली। पहले बॉल्स के हिट करने से लेंस डैमेज हो जाती थी, तो फिर इन्हें लुब्रिकेट किया जाने लगा अलग अलग तरह के ऑयल स्लिप एजेंट से, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, बॉल स्लिप करने लगे, मतलब एक पॉइंट पर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो लुब्रिकेट करना वुड की प्रोटेक्शन के लिए था। ओरिजिनल आइडिया जो था वो सरफेस और लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ना कि इस टाइट एनवायरनमेंट में कंपैरेटिव स्कोरिंग करने के लिए। पर ऑयलिंग की वजह से तो बोर्ड पर बॉल की ग्रिप नहीं बनेगी और ये बॉल रोल करते हुए पिंस पर हिट नहीं कर पाएगी, बल्कि ये घूमती हुई किसी गलत डायरेक्शन में चली जाएगी। ये वीडियो बनाने से पहले भी मैं कई बॉलिंग एलेज गया हूँ। वहाँ लेंस थोड़ी लिब्रिकेटेड होती थी, पर मुझे लगता था ये कुछ एलेज ही करती हों। ये उनकी मर्जी हो, जैसा स्टिकी शूज के साथ होता है। मुझे नहीं पता था कि लिब्रिकेशन बॉलिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। वॉक्स की ऑयल पैटर्न्स पर एक बेहतरीन वीडियो है। आजकल ऑयल अप्लाई करने के लिए मशीन्स का यूज किया जाता है। फिर लोगों ने सोचा
इससे बॉल अच्छे से हिट कर रही है। अगर बीच में थोड़ा और ऑयल लगा दिया जाए तो शॉट और बेहतर हो जाएंगे, और ऐसा ही किया गया। और जैसा समय के साथ सारी चीजें डेवलप होती है वैसा यहाँ भी हुआ। अब दुनिया भर में 30,000 से ज्यादा ऑयल अप्लाइंग मशीन्स हैं जो हर बोर्ड पर अपने हिसाब से ऑयल पुट करती है। ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह काम करते हैं। ये पूरे बोर्ड पर डिग्री से बदलते हुए लेवल पर ऑयल पुट कर सकती हैं। ये ऑयल को अलग अलग थिकनेस में पुट कर कई 100 पैटर्न्स बना सकती हैं। ज्यादातर लेंस के 2x3 एरिया या 40 to 50 फीट तक ऑयल लगाया जाता है, पर हमेशा टारगेट से पहले का थोड़ा एरिया लुब्रिकेटेड नहीं किया जाता, जो फ्रिक्शन को बढ़ा देता है और बॉल ज्यादा रोल करने लगती है। बॉल अब बिना स्लिप किए रोल करने लगती है। यही एरिया किसी प्रो बॉलर के थ्रो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: द स्लाइड, द टर्निंग पॉइंट एंड द रोल। बॉलर के बॉल रिलीज करते वक्त उसकी स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है और वो 500 आरपीएम या 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड से घूमती हुई जा सकती है। राइट हैंडेड यूजुअली लेन पर राइट साइड बॉल फेंकते हैं, लेफ्ट साइड टर्न करते हुए। स्लाइड पार्ट में बॉल फिसलने की वजह से घूमती है, बॉलर के थ्रो से नहीं। और आगे फ्रिक्शन बढ़ने के साथ बॉल लेफ्ट साइड तेजी से जाने लगती है और टर्न लेती है उसके स्पिन की वजह से, और अब वो उसी डायरेक्शन में स्पिन करने लगती है, जिससे ये पार्ट 3 पर घूमती हुई पहुंच जाती है, वो भी बिना स्लिप किए। और यूजुअली जितना हो सके पिंस को क्लोज टू 6 डिग्री ये हिट करती है। यहाँ देखिए, बॉल लेफ्ट से सीधा राइट की तरफ जाती है और फिर ऑलमोस्ट लास्ट मिनट पर टर्न ले लेती है। ये रोल करने लग जाती है। तो ये एक परफेक्ट शॉट है। आप ऐसे ही पिन हिट करना चाहेंगे, है ना? हाँ, आप ऐसे ही पिन हिट करना चाहेंगे। मैंने सबसे पहला गेम ABC खेला था, जो अमेरिकन बॉलिंग कांग्रेस में है। मैंने बॉलिंग्समैन लीग के लिए अप्लाई किया। डैड ने मुझे कंफर्मेशन लेटर दिया और कहा, हाँ तुम जा सकते हो। पहले थ्रो में मेरा स्कोर 300 था और मुझे $100 दिए गए। अब मैं कुछ पैसे कमा रहा था। एक्चुअली मेरे फर्स्ट, 6th, 9th, 13th, 17th एंड 20th सारे थ्रो में 300 पॉइंट मिले थे। मैंने टोटल 7 से 8 300 हिट किए थे मेरी नल्सले की फर्स्ट ईयर में। आपने ये किया कैसे? 300 पॉइंट्स के लिए आपका लक अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये बॉल अंदर गई और इसने 1, 3, 5, 9 को हिट किया। इसे ही परफेक्ट शॉट कहते हैं। आप तो ऐसा कभी भी कर सकते हैं। हाँ, बस ऐसे- देखिए, ये वाला बिल्कुल पहले जैसे था। हाँ, ऐसे दोनों पाथ लगभग एक जैसे ही हैं, बस लास्ट में थोड़ा वाला स्ट्रेट जरूर चला ये गया ना। जो पर्पल लाइन है वो हेड पिन से थोड़ी सी ऊपर है, पर फिर हाँ। भी ये 1, 3, 5, 7 को हिट करती है। मच बेटर। ऐसा थ्रो तभी पॉसिबल है जब लेन लुब्रिकेटेड हो। अगर आप बिना ऑयल लेन पर यही बिल्कुल सेम थ्रो करेंगे, अरे नहीं, तो स्ट्राइक नहीं होगा। क्या आप नॉर्मली जैसे थ्रो करते हैं वैसे ही एक थ्रो करेंगे बिना ऑयल वाली लेन पर? मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब है, मैं बस देखना चाहता हूँ बिना ऑयल के क्या होगा। ऑयल नहीं तो बॉल लेन को हिट करते हुए लेफ्ट गैप में चली जाएगी। यही तो देखना है मुझे। हाँ, ऑयल लेन वाला थ्रो ही करना आप। या ठीक है। ऑयल नहीं है इसलिए बॉल ज्यादा आगे नहीं गई। लाइन हिट करते ही उसने जल्दी टर्न ले लिया। ऐसा कौन पसंद करेगा? ऐसे शॉट कौन देखना चाहेगा? मतलब ऑयल जरूरी है। हाँ, हमें ऑयल चाहिए। अगर ऑयल नहीं लगाया तो ऐसा होगा, ये किसी को पसंद नहीं आएगा, कोई मजा नहीं आएगा। हाँ, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, पर हम ऐसा ही करते हैं। प्रो बॉलर्स के लिए लेंस का ऑयल होना जरूरी है। ये गेम का मेन हिस्सा है। ओह वाह, अरे वाह! वाह है। क्या आप किसी तरीके से ऑयल किस पैटर्न में है ये पता कर सकते हैं? कोई गैस लगाते हैं? ओह, मैं यूजुअली ऑयलिंग पर ध्यान नहीं देता, बॉल से आइडिया लग जाता है। हाँ, कुछ लोग यूं झुक कर देखते हैं। सही है कि नहीं है, लग तो रहा है सही है। उन्हें भी वही दिखता है जो मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे, कुछ भी नहीं। क्या आपको कुछ दिख रहा है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। आप ऑयलिंग देख सकें या नहीं, पर इसका पता होना एक स्ट्राइक और मिस के बीच का डिफरेंस बन सकता है। ज्यादा थ्रोज के बाद ऑयलिंग चेंज होने लगती है। बॉल की वजह से वो मोस्टली यूज्ड पाथ्स पर से ऑयल कम हो जाता है। लेंस रफ होने लगती हैं।
तो प्लेयर्स को इसका ध्यान रखना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स को ज्यादा फायदा होता है क्योंकि राइट हैंडेड उनकी साइड पर नहीं खेलते। ज्यादातर एलेज लेंस पर ऐसा ऑयल पैटर्न लगाते हैं जिससे ऑयल साइड्स पर कम और बीच में ज्यादा लगे। ये एकदम सही स्ट्रेटेजी है। ऐसे जो बॉल्स ज्यादा ऑयल से पास होती है वो जल्दी टर्न कर लेती है और जो कम टाइम ऑयल में स्पेंड करती है वो देर से टर्न लेती है। पर प्रो बॉलर्स के लिए ऑयल पैटर्न्स ज्यादा मैटर करते हैं, उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लीग बॉलर्स ने 210 पॉइंट्स बना लिए और प्रो बॉलर्स ने भी, पर लीग वाले ज्यादा बेहतर हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हर बार एक ही स्पॉट पर हिट करते हैं, तो हर बार आपके साथ एक नई सिचुएशन सामने आती है। प्रो में ऐसा नहीं होता। लीग में कई कंडीशंस चेंजेस होती है। कुछ कंडीशंस हैं जैसे चीता, कमेलियन, स्कॉर्पियन, शार्क और एक और है। हाँ, बियर। पर सिर्फ ऑयलिंग ने ही बॉलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, बॉल्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब मैंने शुरू किया 70s में, तब हार्ड रबर बॉल हुआ करती थी, फिर येलो डॉट वाली बॉल्स आई, फिर कोलंबिया येलो डॉट प्लास्टिक वाली, फिर यूरेथीन बॉल्स आई। मैंने इससे कई मेडल्स जीते। फिर आजकल ये रिएक्टिव रेजिन बॉल्स। रिएक्टिव रेजिन बस एक मॉडिफाइड पॉलीयूरेथेन होता है, बस थोड़ा ज्यादा पोरस, जिसमें ग्रिप अच्छी बनती है। इन बॉल्स की सरफेस सबसे फेमस है। शुरुआत में बॉल्स सिमेट्रिक बनाई जाती थीं, परफेक्टली बैलेंस्ड वेट। पर अगर इनके साथ आप किसी एले पर जाते हो तो वहां हाउस बॉल्स वैसी ही होती है, पर आपके होल करने के साथ एक साइड से वेट कम हो जाता है, बैलेंस खराब। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कई मैन्युफैक्चरर्स होल्स वाली साइड पर पिनेकल वेट का यूज करते हैं, लेकिन बाद में मैन्युफैक्चरर्स ने प्रॉब्लम का एक बेहतर सॉल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने देखा कि वो बॉल्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के वेट ऐड करके। दो बॉल्स बाहर से देखने पर एग्जैक्टली सेम लग सकती हैं, उनका वेट भी इक्वल हो सकता है, पर वो फिर भी डिफरेंटली रोल करेंगी। अगर सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के आसपास ही होता है जैसे सॉलिड सिलेंडर का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। अगर आप किसी अलग वेट वाली बॉल को सेम एनर्जी से थ्रो करते हैं तो वो स्लो स्पिन करेगी और ये तेज बॉलर्स इसे थोड़ा इजी वे में समझते हैं। अगर बॉल का सारा मास एक लूप में कंसंट्रेट कर दिया जाए सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, तो उस लूप का रेडियस ऑफ जायरेशन होता है या आरजी। जितना कम रेडियस उतना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉल का रोटेशन उतना ही ज्यादा। एक केस में लोअर रिवर पर बॉल्स कुछ ज़्यादा फास्ट स्पिन करती थी। फिर किसी ने उन्हें स्टडी किया और पाया इससे थ्रो 8% बेहतर होता है हर 0.05 थ्रोज के लिए। ये स्टडी में पाया गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। अगर बॉल ज्यादा स्पिन के साथ फेंकी जाती है तो आगे उसकी डायरेक्शन चेंज करना इजी होता है, उसे टर्न करना आसान हो जाता है और स्ट्राइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे लिए ये जानना काफी फैसिनेटिंग था कि वेट बॉल के सेंटर में नहीं होता बल्कि एक साइड से हैवी होता है। अगर हैवी साइड का पता आप लगा सकते हैं इस मशीन से, जहां पर इसे एयर पर फ्लो कराया जाता है फ्रीली, और ऐसा करने पर हैवी साइड नीचे आ जाती है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट बॉल का मोशन डिसाइड करता है। सेंटर ऑफ मास बॉल के लेफ्ट साइड में होने पर बॉल स्पिन की डायरेक्शन में टर्न होती है और लेफ्ट जाती हुई पिन से टकरा जाती है। सेम बॉल सेम नंबर, बस प्रिंसिपल एक्सिस और रोटेशनल एक्सिस के बीच में पहले वाली से अलग एंगल। लेकिन ये उल्टा है, इसमें सेंटर ऑफ मास राइट में है। यहाँ शुरुआत में बॉल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, पर आगे जाकर ये राइट टर्न नहीं होती। बॉल स्लो फेंकने पर ही इसको नोटिस किया जा सकता है। आजकल कई सारे तरीके के वेट ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं। इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इन सारी बॉल्स में मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या बॉलिंग के टर्म्स में सबसे कम आरजी वाली एक्सिस का पता बाहर लगी एक पिन से किया जा सकता है। इसी एक्सिस पर बॉल स्मूथली स्पिन करती है। सिमेट्रिक वेट ब्लॉक्स वाली बॉल्स इस एक्सिस पर रोटेट होने पर एक्सिस चेंज करती हैं, तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेटर पर किसी पर भी हो सकता है। मुझे सच में नहीं लगा था कि बॉल्स का कोर एसिमेट्रिक होता है, पर जो बाहर से सॉलिड स्फीयर्स दिखती हैं उसमें 3 रोटेशन की एक्सिस होती है, जो कि हैं मिनिमम, मैक्सिमम और मॉडरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इस डार्ट कोड को देखिए, ये एक रेड 4 कोर वाली एसिमेट्रिक बॉल है। इसमें सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला एक्सिस है। अब हम इसे डिटरमिनेटर पर रखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे स्पिन करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे रखा जाए, हमें इसकी स्पिन पता लग जाएगी। तो आप इन्हें यहाँ घुमाते हैं जब तक ये बॉलर के पसंदीदा तरीके से स्पिन नहीं करती, जिसे वो प्रेफर्ड स्पिन एक्सिस या पीएसए कहते हैं। पर आप भला क्यों बॉल का टॉप एसिमेट्रिक चाहेंगे? प्रोफेशनल बॉलर्स बॉल्स ड्रिल करते हैं ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रहे। इसकी वजह से बॉल स्पिन करती हुई आगे जाती है, बिल्कुल एक जायरोस्कोप की तरह। और एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने के साथ ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होने लगता है। मतलब बॉल के डिफरेंट पार्ट्स लेन के कांटेक्ट में आते हैं। ये आप वापस आती हुई बॉल में लगे ऑयल पैटर्न से देख सकते हैं। बॉलर्स इन्हें ट्रैक फ्लेयर कहते हैं। ये सही भी है, क्योंकि जब बॉल बिना ऑयल पार्ट से मूव करती है तो मोशन अपोजिट फोर्स बढ़ जाती है, जो बॉल के स्पिन के साथ डायरेक्शन चेंज कर देती है। इस वजह से टर्न फास्ट हो जाते हैं। इसीलिए एसिमेट्रिक कोर्स यूज किए जाते हैं। इनमें अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस पर डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिससे बॉल के एक्सिस जल्दी चेंज होते हैं। अगर आप मैक्सिमम या मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर स्पिन करते हैं तो एक्सिस चेंज नहीं हो पाती। ऑयल एक साइड ज्यादा हो जाता है, जिससे ड्राई पार्ट पर फ्रिक्शन कम हो जाता है और इसकी वजह से बॉल सही से टर्न नहीं ले पाती। देखिए यहाँ होल्स के पास से कितना ऑयल जा रहा है। ये मेरी उंगलियों पर भी है और थंब के पास भी, और ये बॉल के चारों तरफ फैल रहा है। पर इन फैक्टर से एक शॉट में कितना फर्क पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट्स बॉलिंग कांग्रेस या यूएसबीसी एक गवर्नमेंट बॉडी जो अमेरिका में बॉलिंग पर सारे रूल्स बनाती है। उन्होंने 2008 में एक बड़ी रिसर्च की थी बॉल के मोशन में सिग्निफिकेंट इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जानने के लिए। हर फैक्टर का इफेक्ट जानने के लिए हर थ्रो का बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी था। तो उन्होंने हैरी एक कंसिस्टेंट रोबोट से थ्रोज करवाई। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि बॉलिंग रोबोट्स कई सारे आइडेंटिकल शॉट्स कर सकते हैं। हैरी एक मॉडिफाइड वर्जन 2011 में क्रिस बैनर से हार गया था, जिन्होंने उसे चैलेंज दिया क्योंकि उनके शॉट्स इतने कंसिस्टेंट होते थे कि वो लेंस के एक साइड से ऑयल तक गायब कर देते थे। उनके अपोनेंट्स बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पाते थे। पर एक बात और कहूं कि हर कोई क्रिस बार्न्स नहीं होता। यूएसबीसी की बॉल के मोशन पर स्टडी में हैरी का यूज किया गया था। उन्होंने पाया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, वो बस बेसिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे रूम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी जितना ही बॉल का मोशन इफेक्ट करती है। आरजी और डिफरेंशियल आरजी या कह सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिफरेंस बॉल के मोशन में देखने लायक बदलाव करता है, पर बॉल की सरफेस ही अपने मोशन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। इसमें 5 फैक्टर्स हैं। सरफेस रफनेस का एम्पलीट्यूड मतलब सरफेस की इरेगुलरिटीज कितनी बड़ी है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑयल लेन के साथ, सरफेस रफनेस मतलब इरेगुलरिटीज के बीच स्पेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्राई लेन के साथ, और बॉल की सरफेस कितनी ज्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करती है। अब क्योंकि बॉलर्स जानते हैं कि बॉल की सरफेस कितनी अहमियत रखती है, वो खास ध्यान रखते हैं कि ये किससे बनी हुई है और कितनी पॉलिश्ड है। अधूरी पॉलिश्ड रफ सरफेस लेन पर टर्न बिगाड़ती है। ये लॉन्ग लेन्स और स्लो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली बॉल्स के लिए तो कभी कभी ठीक है। कभी मैं शायद थोड़ी और रफनेस वाली या ज़्यादा स्मूथ बॉल पसंद करूं, जिससे ये जल्दी रोल करे, क्योंकि ये काफ़ी ऑयल एब्जॉर्ब करती है। ये दोनों ही थ्रोज बिल्कुल सेम हैं, बस लेफ्ट वाली की सरफेस थोड़ी सी रफ है। रफ सरफेस वाली बॉल्स विंटर्स में चलने वाले टायर्स की तरह होती है। ऑयल इरेगुलरिटीज में भर जाता है और लेस फ्रिक्शन से टर्न खराब हो जाता है। विंटर टायर्स जैसे क्लीन रोड खराब हो जाते हैं, वैसे ही ड्राई लेन्स पर इन बॉल्स का फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि दोनों की रफ सरफेस से मिलकर कम एरिया कांटेक्ट में आता है। यहाँ कई लेवल्स भी हैं, स्मूथनेस अवेलेबल भी है, बिल्कुल शीशे के जैसी। रफ बॉल्स शॉर्ट ऑयल पैटर्न्स के लिए ठीक हैं, इससे वो ज्यादा पहले टर्न नहीं लेती। वैसे प्रो बॉलर्स कोई भी कंपटीशन एक बॉल से नहीं ले जाते। मैं गेम के बीच में बॉल चेंज करने से घबराता नहीं हूँ। अगर शॉट्स नहीं लग रहे हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ तो मैं बॉल चेंज कर लेता हूँ।
फिर जब मुझे सही बॉल मिल जाती है तो मैं दोबारा लेन पर थ्रो करता रहता हूँ जब तक मैं बॉल का मोशन पैटर्न नहीं समझ लेता। ये वैसे ही बॉल सिलेक्ट करते हैं जैसे एक गोल्फर क्लब सिलेक्ट करता है। पर क्या इतनी टेक्नोलॉजी से बॉलर्स का कोई फायदा होता है? लास्ट 20 इयर्स से एवरेज स्कोर्स 5 पॉइंट से बढ़ गए हैं और 1980 से नंबर ऑफ स्ट्राइक्स पर ईयर हर 1000 बॉलर्स पर ड्रामेटिकली बढ़ते जा रहे हैं। ये ग्राफ हर साल में किए गए स्ट्राइक्स के परसेंट में आए हुए चेंजेस को बताता है। 1976 में सॉकर बॉल्स जिन्हें सॉफ्ट किया जाता था ऑयल एब्जॉर्ब करने और ज्यादा टर्न के लिए, उन्हें बैन कर दिया गया और उस ईयर स्ट्राइक्स में काफी गिरावट आई। उसी साल एक नई रबर बॉल बर्न्सविक IT-84 मार्केट में आई और आने वाले सालों में स्ट्राइक्स के परसेंटेज और बढ़ गए। 1991 में रिएक्टिव रेजिन बॉल्स इंट्रोड्यूस की गई और फॉलोइंग ईयर्स में दोबारा स्ट्राइक्स बढ़ गए। इस दौरान कुछ इक्विपमेंट्स और नेचुरल फैक्टर्स में भी चेंजेस आए, पर ज्यादातर चेंजेस टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से हुए। हाँ, तो बॉलिंग बॉल टेक्नोलॉजी सरफेस और बॉल के मोशन को इम्प्रूव करने के लिए ही होती है, पर बॉल का मोशन हजारों छोटे छोटे फैक्टर्स जैसे कि बॉल के कलर से भी इफेक्ट होता है, पर बहुत ही कम। 2016 में USBC की एक स्टडी में यह पाया गया कि अलग अलग कलर्स अलग अलग रेट से ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं। बॉलिंग हजारों सालों में बार बार इन्वेंट किया गया है, फारस के टाइम से लेकर के अब तक, और अब एक परफेक्ट शॉट के लिए इन पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। ऑयल पैटर्न कहां पर पहले खेला जा चुका है, ऑयल पैटर्न कैसे चेंज होता है, वेट ब्लॉक कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, किस एक्सिस से स्पिन किया जाए कि एक्सिस जल्दी चेंज होने लगे, सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए, बॉल को लेफ्ट या राइट टर्न करने के लिए कवर स्टॉक किससे बने हो, बॉल सरफेस रफ है या स्मूथ हो, और ऐसा शॉट जो स्लाइड 17 से 18.5 बोर्ड पर से टर्न ले और रोल करके 6 डिग्री एंगल पर पिंस हिट कर दे। ऐसा 12 बार कीजिए जरा और एक परफेक्ट शॉट तो लग ही जाएगा।